ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन आप सबका मैं स्वागत करता हूं। राजयोग मेडिटेशन वो भारतीय संस्कृति का एक सबसे बड़ा विज्ञान है। हम उसको सबसे बड़ी विरासत भी कह सकते हैं। और ये जो विज्ञान है वो आध्यात्म विज्ञान के शाश्वत सत्यों पे आधारित है। तो ये जो आध्यात्म विज्ञान है उसको हम धर्म नहीं कह सकते हैं। धर्म और आध्यात्म ये दोनों के बीच में जो अंतर है वो भी हमको समझ लेना पड़ेगा। धर्म एक आस्था और श्रद्धा का विषय है। जो अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार वो ईश्वर को याद करते हैं। उसमें कई कर्मकांड भी हैं, पूजा है, प्रार्थना है, तपस्या है, कई प्रकार की विधि धर्म में अपनाई जाती हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए, उसकी कृपा की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये आध्यात्म जो है वो एक विज्ञान है और उसके जितने भी सिद्धांत है वो शाश्वत और सनातन हैं। वो कोई आस्था और श्रद्धा का विषय नहीं हो सकता है। जैसे फिजिकल साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब प्रिंसिपल्स इटर्नल हैं, शाश्वत सनातन हैं एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि दे हैव बीन प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड। तो इसी तरह से ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्पिरिचुअलिटी वो आस्था श्रद्धा का विषय नहीं है, परफेक्ट साइंस है। और उसके सिद्धांत भी साइंटिफिकली उसको प्रूव किया गया है। और काफ़ी रिसर्च अभी आजकल तो यूएसए की, यूके की, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी काफ़ी रिसर्च इस कॉन्शियसनेस के ऊपर भी हो रही है। तो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ये टर्म स्पिरिचुअलिटी वो कहाँ से आया है। तो ये टर्म जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्पिरिट से आया है, जिसका मतलब होता है जो चेतना हमारे शरीर में कार्यरत है उसी का अनुसंधान में। द टर्म स्पिरिचुअलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म स्पिरिट and the spirit means the metaphysical consciousness what we actually are in this particular physical body. देखो हमारा जो ये 5 तत्वों का बना हुआ नाशवंत शरीर है, मैं नाशवंत इसीलिए कह रहा हूँ कि वो नाशवंत है। जिन्होंने भी बर्थ लिया है उनके शरीर का एंड हुआ है। तो इसलिए ये जो 5 तत्वों का बना हुआ नाशवंत शरीर है उसमें एक चेतना कार्यरत है, वो साइंस ने भी अभी स्वीकार किया है। और हमारी जो माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी में तो उसको स्वीकार किया ही गया है, लेकिन वो माइथोलॉजिकल था अभी तक। लेकिन अभी साइंस ने भी स्वीकार किया है कि हाँ, देयर लाइज ए मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस, जिसको हमारे वहाँ आत्मा कहा गया है। और ये मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है वो उसका अस्तित्व डेथ होने के बाद भी बना रहता है, ये विज्ञान ने भी कहा। और डिपार्टेड सोल के साथ कम्युनिकेशन के कुछ सिस्टम्स भी साइंस ने भी डेवलप किए हैं कि डिपार्टेड सोल के साथ भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो ये जो स्पिरिट का जो ये जो चेतना हमारे शरीर में कार्य रहते हैं उसका जो साइंस है उसको हम साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहेंगे, या उसको कहेंगे स्पिरिचुअलिटी, या तो स्पिरिचुअल साइंस शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्पिरिचुअल साइंस है उसमें न सिर्फ साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात आती है, लेकिन ये जो विश्व नाटक विच इज बीइंग प्लेड बिटवीन मैन, मैटर एंड गॉड, 3 एजेंसीज हैं, मैन, मैटर एंड गॉड। हमारे वहां पर माइथोलॉजी में भी कहा गया है पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि, ये 3 के बीच में ये पृथ्वी रंगमंच पर ये नाटक खेला जा रहा है। अभी ये जो नाटक खेला जा रहा है वो कोई एक्सीडेंटल ड्रामा नहीं है, वो एक कोई हैफेजा ड्रामा नहीं है, या कोई रैंडम ड्रामा नहीं है। वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक, वेल बैलेंस्ड, लॉफुल ड्रामा है। तो ये ड्रामा भी कुछ सिद्धांतों के ऊपर चल रहा है।
तो जो कुछ भी अभी हो रहा है विश्व के अंदर वो भी तो पार्ट ऑफ ड्रामा के रूप में ही हो रहा है। ये साइंटिस्टों ने इतना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया और काफ़ी रिसर्च की, और देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना डेवलपमेंट हुआ। तो ये सब दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द ड्रामा, ये भी एक ड्रामा के भाग रूप हो रहे हैं। तो ये विश्व नाटक जो पूरा है वो एक साइंटिफिक ड्रामा है, लॉफुल ड्रामा है, सैद्धांतिक ड्रामा है। तो ये कौन से सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है, व्हाट आर द इटर्नल लॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड ड्रामा, जिसके आधार पर ये चलता है। देखो इसमें भी क्या होता है कि ये जो मैन मैटर एंड गॉड के कंसेप्ट पहले तो हमारे क्लियर होने चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ, मतलब जो साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो बात बताई, तो उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उसका उसके कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, या उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। वो एम आई, व्हाट एम आई, हाउ एम आई, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमको मिलने चाहिए। और दूसरी जो एजेंसी है वो गॉड है। देखो, तो बिकॉज इट इज बीइंग प्लेड बिटवीन मैन मैटर एंड गॉड, तो हमारा ईश्वर के बारे में भी जो संकल्पना है, हमारी जो विभावना है, तो वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। और तीसरी जो बात आती है वो लॉस ऑफ इंटरेक्शन, ये तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। पुरुष प्रकृति शब्द यूज किया है, पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बीच में खेला जा रहा है। तो ये प्रकृति जो है, जो प्रकृति में दो बातें आती है, एक तो जड़ तत्व आ जाते हैं, जो 5 तत्वों की बात माइथोलॉजी में लिखी और साइंस ने भी उसको स्वीकार किया है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस जो हमारे यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर हैं, उसका भी साइंस। तो वो साइंस तो हम पढ़ते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और लोअर स्पेसिस की जो चेतनाएं हैं वो उसके बारे में भी बायोलॉजी में हम काफ़ी कुछ पढ़ते हैं। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो उसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ लेते हैं। तो प्रकृति के बारे में वो हम काफ़ी हमारे पास नॉलेज है। लेकिन सो फार एज द कॉन्शियसनेस इज कंसर्न, इसके बारे में हमारे पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है। और कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में तो इतनी सारी विचारधारा हैं कि किसी को पता नहीं है कि वो कौन है, ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। और इतनी सारी विचारधारा, वो भी विरोधाभासी विचारधारा परमात्मा के बारे में है। तो ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है कि ये जो तीन बातें हैं, देयर आर थ्री एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, गॉड, मैन मैटर एंड गॉड, ये चार्ट आप देख सकते हैं। और ये तीनों के बीच में विश्व नाटक में इंटरेक्शन होता रहता है। तो ये इसीलिए स्पिरिचुअल साइंस के तीन एस्पेक्ट, कुछ प्राइमरी एस्पेक्ट्स हैं, सेकेंडरी एस्पेक्ट्स एंड टर्सरी एस्पेक्ट। तो हम पहले देखेंगे व्हाट आर द प्राइमरी एस्पेक्ट। तो उसकी तो थोड़ी बहुत मैंने चर्चा कर ली कि जो ये तीन जो एजेंसी हैं जिसके बीच में ड्रामा खेला जा रहा है, मैन मैटर एंड गॉड, ये तीनों के बारे में हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। वो ठीक है, तो ये पहले प्राइमरी एस्पेक्ट हो गए। फिर सेकेंडरी एस्पेक्ट में क्या होता है कि ये तीनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर वो इंटरेक्शन होता है, उसकी समझ हमारे में होनी चाहिए। तो इंटरेक्शन ऑफ गॉड, गॉड इज इंटरेक्टिंग विद द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, देयर इज इंटरेक्शन गोइंग ऑन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ द नेचर एंड द ह्यूमन सोल जिसको हम कहेंगे। और फिर इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन सोल विद द गॉड, वो भी चलता रहता है, इसलिए उसको सेकेंडरी एस्पेक्ट कहेंगे। अब टर्सरी एस्पेक्ट कौन से है? टर्सरी एस्पेक्ट हैं कि जैसे मैन, मैन इज इंटरेक्टिंग विद द मैन, मैन ह्यूमन बीइंग इज इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन बीइंग, दैट मीन्स ह्यूमन सोल इज इंटरेक्टिंग विद ह्यूमन सोल। ये भी बिकॉज देर आर मैनी, गॉड इज वन, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गॉड इंटरेक्टिंग विद गॉड, बिकॉज देर कैन नॉट बी मैनी गॉड्स, वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। तो ईश्वर तो एक ही है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ गॉड विद द गॉड। लेकिन मटेरियल टू मटेरियल इंटरेक्शन तो कंटिन्यूसली होता रहता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी इंटरेक्शन होता है। तो ये टर्सरी एस्पेक्ट में हो जाता है कि उसका जो साइंस है, साइंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ नेचर विद द एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन सोल टू ह्यूमन सोल, ये टर्सरी एस्पेक्ट स्पिरिचुअलिटी कहा जाते हैं। तो इससे तो मैं समझता हूँ स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी साइंसेज हैं, इंक्लूडिंग द फिजिकल साइंसेस, ठीक है, तो फिजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी साइंस है,
वो सब स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत ही आते हैं, स्पिरिचुअल साइंस के अंदर ही आते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन ऑफ मटेरियल टू मटेरियल, तो जैसे मैंने बताया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, काफ़ी कुछ है। फिर ये ह्यूमन सोल टू ह्यूमन सोल, तो वहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी नॉलेज है, जो बिहेवियर साइंस हम कह सकते हैं, या तो सोशोलॉजी, लाइफ साइंस, साइकोलॉजी, ये जो हम पढ़ते हैं वो और कुछ नहीं है, कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है उसी का वो कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, लाइफ साइंस वगैरह ये इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, तो ये तीन एस्पेक्ट ये स्पिरिचुअलिटी के हो गए। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन से हैं? क्योंकि अभी ये तो पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, तो ये जो इंटरेक्शन ऑफ द ये इंटरेक्शन ऑफ द फिजिकल मैटर विद द ह्यूमन सोल, उसके बारे में भी काफी साइंस हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा होता है? द इंटरेक्शन ऑफ गॉड विद द ह्यूमन सोल, इंटरेक्शन ऑफ द गॉड विद द एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, ये आता है। और ये बेसिक जो पूरा ड्रामा खेला जा रहा है वो कौन से सिद्धांत पे खेला जा रहा है? तो मेन एस्पेक्ट्स आउट ऑफ दिस, देखो मैंने एक विस्तृत आइडिया दे दिया, लेकिन हमारे लिए स्पिरिचुअल साइंस को समझने के लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन सोल, मतलब ये जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस जो है उसका साइंस क्या है, ये दो बात हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी जो बातें हैं वो हम वैसे भी पढ़ते हैं और इतनी अभी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए देखो, इतना हमको व्हाट इज स्पिरिचुअल परसेप्शन, देखो हमको क्या परसीव करना है, या व्हाट इज स्पिरिचुअल परसेप्शन, तो स्पिरिचुअल परसेप्शन में इतनी बात आती है। जो प्राइमरी एस्पेक्ट हमने देखे, तो प्राइमरी एस्पेक्ट्स में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, एंड फिजिकल साइंसेस। तो फिजिकल साइंसेस हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फिर सेकेंडरी एस्पेक्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, फिर अभी जरा स्लाइड पे नजर डाल सकते हैं। गॉड एंड ह्यूमन सोल्स, गॉड एंड फिजिकल एंटिटीज, एंड ह्यूमन सोल एंड फिजिकल एंटिटीज। एंड टर्सरी एस्पेक्ट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया है, फिजिकल एंटिटीज टू फिजिकल एंटिटीज, ह्यूमन सोल टू ह्यूमन सोल्स। आइए अभी, what is the true spiritual perception? The true spiritual perception where we are lacking, here we are lacking। और ये परसेप्शन यदि क्लियर हो जाए तो विश्व का कल्याण हो सकता है। और जो हम चाहते हैं, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अच्छी दुनिया चाहते हैं, इस दुनिया से तो सब लोग तंग आ गए हैं, और वैसे भी द होल वर्ल्ड इज लीडिंग टवर्ड्स डिजास्टर, कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि समस्याएं इतनी सारी हैं। देखो एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स भी इतने हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी अपनी जो इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी भी वो भी बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी भी नेचुरल कैलेमिटीज की बढ़ रही है। और जो सिचुएशन स्फोटक एक्सप्लोजिव सिचुएशन मैं तो कहूँगा जो आज हैं, कितने सारे वेपन्स, ये साइंस ने जो डेवलपमेंट किया, भले हमको कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, सुविधाएं दी हैं साइंस ने हमको, लेकिन उससे ज़्यादा तो जो ये वेपन्स तैयार किए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हो, बायोकेमिकल वेपन्स हैं, कई केमिकल वेपन्स हैं, तो ये कई प्रकार के जो वेपन्स तैयार किए हैं, तो उसका प्रयोग तो होने वाला है। तो अल्टीमेटली द वर्ल्ड इज लीडिंग टवर्ड्स डिजास्टर। और इसलिए नहीं तो कोई डिजास्टर मैनेजमेंट ये शब्द प्रयोग होता था जब मैं स्टूडेंट था, तो कोई डिजास्टर मैनेजमेंट की बात नहीं थी, लेकिन आज हमें डिजास्टर को भी मैनेज करने की तैयारी करनी पड़ती है। तो ये कंसेप्ट तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो ट्रू स्पिरिचुअल परसेप्शन, व्हाट आर द एस्पेक्ट कि जिसको हमें परसीव करने की जरूरत है, तो उसमें सबसे पहला है कि मैं अपने बारे में वैसे कहें तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो ये जानना, इसलिए वो और व्हाट इज, पहले तो परमात्मा के बारे में भी देख सकते हैं, वो और व्हाट इज गॉड, हाउ इज गॉड, वेयर इज गॉड, हाउ एम आई रिलेटेड विद द गॉड, व्हाट, व्हेन एंड हाउ इज द रोल ऑफ द गॉड इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। यदि विश्व नाटक में उसका रोल है तो कब है, किस तरह से, क्या रोल है, ये सब कुछ हमको पता होना चाहिए। सिमिलरली हम अपने बारे में कितना जानते हैं, who or what am I, how am I, where am I in the body,
कहाँ पर मैं कहाँ पर बैठ करके शरीर का संचालन कर रही हूँ, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, कहाँ से आई हूँ, व्हाट आर माय एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि देखो एक छोटी सी, यहाँ विज्ञान ने तो इतना विकास किया है कि एक छोटे से एक पानी का एटम लो या सोडियम क्लोराइड जैसी कोई चीज ले लो, तो उसका भी विश्लेषण कहाँ तक हमने किया, सब एटॉमिक पार्टिकल तक उसका विश्लेषण कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कैसे वो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स उसके घूमते रहते हैं उसके आसपास से, सब कुछ पूरा विश्लेषण, और इसके एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ हमको पता है, सभी एलिमेंट्स के बारे में हमको तो पता है। लेकिन वंडरफुल बात यह है कि क्या मैं, देखो अब शरीर की फिजियोलॉजी एनाटॉमी को हम जानते हैं, ऑब्जेक्ट के स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स को हम जानते हैं, लेकिन स्टडी किया क्या हम एक मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस का स्टैटिक्स क्या है, उसका डायनेमिक्स क्या है, उसके फंक्शनल पावर क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या जानते हैं हम? शायद आंसर इज नो। कुछ हमारे वेदों उपनिषद में लिख दिया है, लेकिन वो तो उल्लेख मात्र है, वो उन लोगों ने कुछ प्रूव नहीं किया है वहां पर। तो ये सब चीजें जानना हमारे लिए आज के दिन में बहुत जरूरत है। मैं समझता हूँ द स्पिरिचुअल परसेप्शन वो कॉल ऑफ द टाइम एंड नीड ऑफ द डे है। 200-500 साल पहले इसकी शायद कम जरूरत थी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत आज है। देखो हम रिलीजन ने तो सबको डिवाइड कर दिया है, ये तो बिल्कुल निश्चित है डिवीजन। देखो एक फैमिली में 5 आदमी होते तो हो सकता है कि सबके अलग अलग बिलीफ्स होती हैं, तो धर्म ने तो डिवाइड किया है, लेकिन ये स्पिरिचुअल परसेप्शन ही एक ऐसी चीज है कि जो हमको यूनाइट कर सकती है, सारे विश्व को एक कर सकती है। तो ये स्पिरिचुअल परसेप्शन माना ईश्वर की संकल्पना हमारी बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए, और दूसरा मैं जो आत्मा हूँ उसका साइंस क्या है उसको हमको समझना चाहिए। तो ये जो स्पिरिचुअल परसेप्शन में जो तीसरा जो मैंने एस्पेक्ट बताया, दैट इज द लॉज ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा। तो यहाँ कुछ सिद्धांत लिस्ट आउट किए हैं कि इन इन जो ये सिद्धांत जो हैं उन सिद्धांतों की हमें समझ होनी चाहिए। तो पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ इटर्निटी है, लॉ ऑफ साइक्लिकल नेचर ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, लॉ ऑफ आइडेंटिकल रिपीटेशन, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी, जिसको लॉ ऑफ एजिंग भी कह सकते हैं, और जो छठवां है, जो पांचवा है, लॉ ऑफ रीबर्थ, और लास्ट में लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जहाँ हमारे वहाँ उसको कर्म का सिद्धांत कहा जाता है, लॉ ऑफ कर्म जिसको कहेंगे हम। तो बेसिकली ये 6 सिद्धांत द बेसिक सिद्धांत है, बाकी तो उसके अंतर्गत बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं, कोई भी साइंस के तो इतने सारे लॉज हैं जो प्रकृति से कनेक्शन रखते हैं, बहुत सारे लॉज है। देखो थर्मोडायनेमिक्स के कितने सारे 3 लॉज है, न्यूटन के भी 3 सिद्धांत है, आर्किमिडीज के भी सिद्धांत है, फैराडेज के भी लॉ, कितने सारे सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत है। लेकिन ये सब सिद्धांत ये विश्व नाटक के सिद्धांतों के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन ये विश्व नाटक विच इज बीइंग प्लेड बिटवीन मैन, मैटर एंड गॉड, तो वो बेसिकली उसका जो बेसिक 6 सिद्धांत है जिसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो ये पूरे राजयोग मेडिटेशन के कोर्स में सबसे पहले हम इन सिद्धांतों की बात करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर राजयोग मेडिटेशन के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि राजयोग मेडिटेशन जो है वो वास्तव में एक ऐसी साधना है, एक ऐसी तपस्या है, या एक ऐसा अभ्यास है जिसको कहेंगे, तपस्या जरा हैवी वर्ड हो जाता है, तो राजयोग मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जिसका लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, वर्ल्ड रियलाइजेशन एंड टाइम रियलाइजेशन। ये 4 रियलाइजेशन करना ये राजयोग मेडिटेशन का मकसद है। और जो इन 4 रियलाइजेशन को करता है उनकी लाइफ अच्छी बनती है ऐसी नहीं है, उसकी लाइफ डिविनाइज हो जाती है। तो यहाँ पर तो डिविनाइजेशन ऑफ द लाइफ, जीवन का दिव्यकरण की बात यहाँ पर हमको करनी है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये भारत भूमि जो है देवभूमि है, ये भारतवर्ष के अंदर देवी देवता रमण करते थे, और 33 करोड़ देवी देवताओं की बात आती है, तो 33 करोड़ कोई भगवान तो नहीं होंगे ना, ये पॉपुलेशन थी उस वक्त।
तो त्रेता युग के अंत में पॉपुलेशन 33 करोड़ की थी एंड दे वर ऑल डेटीज। डेटीज माना दिव्य गुणों से संपन्न थे, संपूर्ण पवित्र भी थे और दिव्य गुणों से संपन्न थे, इसलिए वो सुखी भी थे और समृद्ध भी थे। पूरा पूरा सब प्रकार का सुख था और सब प्रकार की समृद्धि भी वहां पर थी। तो भारतवर्ष में हम देवता थे तो ये फिर क्यों न बन सकते हम। तो ये जो राजयोग मेडिटेशन है वो राजयोग मेडिटेशन ये 4 प्रकार के रियलाइजेशन के माध्यम से हमारे में ऐसा एक परिवर्तन आ जाता है कि जो देवत्व हमारे में था, हमारी आत्मा में जब देवात्मा थे तो देवत्व था, वही कृष्णत्व था, रामत्व भी हमारे में था, लेकिन वो गया हुआ देवत्व रामत्व कृष्णत्व हम इस राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से पुनः प्राप्त कर सकते हैं और एक नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हम राम राज्य, गांधी ने भी तो राम राज्य की कल्पना की है, तो ऐसे एक राम राज्य की हम स्थापना कर सकते हैं। तो आइए अभी हम शुरुआत करते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस से कि ये चेतना का विज्ञान क्या है, कि जो हमारे शरीर के अंदर चेतना कार्यरत है, जिसका उल्लेख कई धर्मों ने किया हुआ है। हमारे हिंदू धर्म में उसको सोल सोल आत्मा शब्द प्रयोग किया है, क्रिश्चियनिटी में सोल शब्द प्रयोग किया है, इस्लाम में भी उसका उल्लेख रूह के रूप में है। लेकिन एक मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस निश्चित रूप से हमारे शरीर में कार्यरत है और ये जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है वो एक शाश्वत और सनातन है, वो भी वहां तक सब लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है उसका स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी एक विस्तृत चर्चा अभी हम करेंगे। क्योंकि कुछ डिकेड्स के अंदर जो संशोधन हुए हैं, मेटाफिजिक्स में भी हुए हैं, पैरासाइकोलॉजी में भी काफ़ी हुए हैं, मेडिकल साइंस में भी कॉन्शियसनेस के ऊपर काफ़ी संशोधन हुए हैं। देखो ये बायोफिजिसिस्ट रॉबर्ट लेंजा जो है उसने भी कॉन्शियसनेस के ऊपर काफ़ी बातें की हैं। तो अभी तो काफ़ी स्पष्ट हो चुका है। अभी ये जो साइंस ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस वो कोई मैथोलॉजी की बात रही नहीं है, साइंस ने उसका स्वीकार किया है, काफ़ी काम हो भी रहा है अभी। यहाँ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, वहाँ पर भी ये मेटाफिजिक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी कॉन्शियसनेस के ऊपर काम चल रहा है। MIT में भी जो बोस्टन में स्थित है वहाँ पर भी कॉन्शियसनेस के आउट ऑफ बॉडी या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के ऊपर संशोधन चल रहा है। सबसे ज़्यादा तो पैरासाइकोलॉजी में यदि जो संशोधन हो रहे हैं, हुए हैं और हो रहे हैं, वो है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पर भी जो रमन मूडी जो मतलब उन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। तो ये सब जो रिसर्च है इस तरह से एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है UK की, तो वहाँ पर भी काफ़ी संशोधन पैरासाइकोलॉजी में हुआ है। हमारे भारतवर्ष के अंदर भी खास करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, उसमें भी पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट है और उसमें भी ये नेचुरल जो रिकॉल ऑफ द पास्ट बर्थ हैं उसके ऊपर काफ़ी संशोधन हुए, कई लोगों ने PhD भी किया है उसमें। तो एक काफ़ी मेटाफिजिक्स में पैरासाइकोलॉजी में जो रिसर्च हो रही है उसी के आधार पर हमारी ये आज की चर्चा बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वी आर आइडेंटिफाइड एज ए ह्यूमन बीइंग। देखो हम एक ह्यूमन बीइंग जीवात्मा के रूप में हमारा आइडेंटिफिकेशन है। तो एक ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारे मतलब वी आर कॉम्प्राइजिंग ऑफ, एक तो हमारा फिजिकल बॉडी है और एक चेतना है। हमारे शरीर में एक चेतना कार्यरत है जो ये 5 तत्वों के बॉडी में है। तो बॉडी मॉर्टल है, हम जानते हैं कि बॉडी की उत्पत्ति होती है फिर बॉडी का नाश भी होता है। लेकिन ये जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस इटर्नल है, शाश्वत है, सनातन है, उसका अस्तित्व बना रहता है। और फिर कहा जाता है कि वो आगे हम देखेंगे, प्रूफ भी देखेंगे उसकी, कि वो फिर दूसरा शरीर लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं। तो आइए ये जो शब्द ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ से आया है और उसका मतलब क्या है। देखो ये टर्म ह्यूमन जो शब्द है वो ह्यूमस से डिराइव किया गया है और ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल। तो हमारा जो बॉडी है जो
हम कहते हैं मिट्टी में, मिट्टी में मिलने वाला है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिलने वाला है। तो वैसे ही ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल वाला, वो दैट रिफर्स टू द फिजिकल बॉडी। और जो बीइंग शब्द है मीन्स वंस ओन सेल्फ। तो ये बीइंग शब्द जो है मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस के लिए यूज किया गया है। तो जिसको फिर हम आत्मा कहते हैं, उसको हम सोल कहते हैं। आइए, अभी ये मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस जो है उसका स्वरूप क्या हो सकता है। देखो, हर एक चीज का एक स्वरूप होता है, तो उसका भी ये मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस का स्वरूप क्या हो सकता है, वहां से हम शुरुआत करेंगे, स्टार्ट, कि भाई इसका स्वरूप क्या है, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले तो पॉइंट उसका एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है कि इट इज नाइदर फिजिकल एंटिटी नॉर इट इज अ फिजिकल मैटर। इट इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, माना नाइदर फिजिकल मैटर नॉर फिजिकल एनर्जी। तो जब फिजिकल मैटर ही नहीं है, वो मेटाफिजिकल शब्द यूज किया है, मेटाफिजिकल पारभौतिक, और वो भी चेतना, पारभौतिक चेतना शब्द यूज किया है, तो फिजिकल है ही नहीं। तो फिर उसको डायमेंशन नहीं हो सकते। इट इट कैन नॉट हैव एनी डायमेंशन, बिकॉज वो फिजिकल है ही नहीं। तो मान लीजिए कि किसी को डायमेंशन नहीं है, तो फिर उसका क्या फॉर्म हो सकता है, व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस। तो एक ही ऑप्शन है, द एनी एंटिटी विच डजंट हैव अ डायमेंशन। उसका अस्तित्व है, एंटिटी का अस्तित्व है, लेकिन उसको डायमेंशन नहीं है, न लेंथ है, न विड्थ है, न हाइट है, कुछ नहीं। उसका फॉर्म क्या हो सकता है, तो कि इट कैनॉट बी अदर देन ए डॉट। देखो, ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स, डायमेंशंस तीन ही है। देखो, हाइट, विड्थ एंड थिकनेस कह सकते हैं, डायमेंशन तीन ही है। लेकिन ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स जो है चार हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड सॉलिड। तो कोई सॉलिड होगा तो हम थ्री डिमेंशनल कहते हैं, कोई प्लेन होती है तो टू डिमेंशनल कहते हैं, उसमें दो ही डायमेंशन स्पेसिफाई करो, दैट्स इनफ। लाइन होती है तो सिंगल डायमेंशन, हम भाई लाइन है तो हम पूछेंगे ओके व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन, कोई फिर थिकनेस और उसकी हाइट की बात नहीं करेगा। तो एक लाइन होती है तो वन डिमेंशनल इज इनफ फॉर स्पेसिफाइंग द लाइन। प्लेन है तो फॉर स्पेसिफाइंग द प्लेन टू डायमेंशंस आर इनफ। लेकिन जब पॉइंट की बात आती है, पॉइंट वो भी ज्योमेट्रिकल पैरामीटर है, एंड यू कैन विजुअलाइज आल्सो, द पॉइंट कैन बी विजुअलाइज्ड। तो जो पॉइंट होता है उसको कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल एंटिटी इज अ पॉइंट। इसीलिए ये जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है, उसका स्वरूप एक डॉट से या तो पॉइंट ऑफ लाइट से अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये जो स्वरूप जो आत्मा का है, वो आत्मा का स्वरूप एक पॉइंट ऑफ लाइट का है। ऐसा लाइट शब्द ऐसे मैं कह इसलिए क्योंकि वो चेतना है। अब वो चेतना क्यों है वो भी आगे हम देखेंगे। तो इसलिए उसको एक ल्यूमिनस पॉइंट ऑफ लाइट कह सकते हैं, कॉन्स्टेंट पॉइंट ऑफ लाइट कह सकते हैं। एक ट्विंकलिंग स्टार के रूप में आप विजुलाइज करना चाहे तो एक ट्विंकलिंग स्टार के रूप में आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। देखो, अभी इस स्वरूप की जब बात मैंने कही है, तो देखो स्वरूप के अंदर जिन लोगों ने तपस्या के माध्यम से अपने मन चक्षु के द्वारा, अंतर चक्षु के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया है, कई हमारे ऋषि मुनियों ने साक्षात अनुभव है उन लोगों के। तो जो आत्मा का साक्षात्कार जिन लोगों ने किया है, सभी लोगों ने एक चमकते हुए सितारे के रूप में ही किया है। तो उनका एक्सपीरियंस के आधार पर अभी देखें तो भी ये पॉइंट ऑफ लाइट से अतिरिक्त कुछ नहीं है उनका उसका स्वरूप। और फिर उसकी जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये जो ये पॉइंट है, अभी तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि किसी भी चीज का अस्तित्व जो है, अल्टीमेट अस्तित्व, वो पार्टिकल के रूप में है। ये पूरा क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स उसको कह सकते हैं, या पार्टिकल मैकेनिक्स शब्द भी प्रयोग किया है। हर एक का अस्तित्व पॉइंट के रूप में ही है, वेदर इट इज अ फिजिकल मैटर, वेदर इट इज अ फिजिकल एनर्जी, और इवन द कॉन्शियस एंटिटी। तो चेतन तत्व हो, जड़ तत्व हो, जड़ शक्तियां हो, सभी का अस्तित्व जो है वो पार्टिकल के रूप में ही है, वो पॉइंट के रूप में ही है। अब देख लीजिए कि लाइट का स्वरूप जो है, लाइट का स्वरूप भी किस तरह से बताया है। फोटोन, उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो फोटोन है, बेसिक स्वरूप जो है उसका फोटोन है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो एक प्रकार की शक्ति है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
उसके लिए ग्रेविटॉन शब्द प्रयोग किया है। तो हर एक चीज का अस्तित्व पार्टिकल के रूप में है। ये क्वांटम फिजिक्स का पहला सिद्धांत है, पार्टिकल मैकेनिक्स का पहला सिद्धांत है। और फिर तो बाद में इतने सारे प्रकार के पार्टिकल्स उन्होंने ढूंढ निकाले, इतने सारे कर और लास्ट जो पार्टिकल का संशोधन सर्न की लेबोरेटरी में रिसेंटली जो हुआ है वो गॉड पार्टिकल है। और उन्होंने वो बोसोन भी कहते हैं, बोसोन अपने सत्येंद्र बोस के नाम पर उसका नाम बोसोन उन्होंने दिया है। तो ये भी मतलब एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स के अंदर अल्टीमेट किसी भी चीज का जो स्वरूप है वो पार्टिकल का है, वो पॉइंट का है। तो ये मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस जितने भी हैं, लोअर स्पेसिस का, लोअर स्पेसिस में भी कॉन्शियसनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस का अस्तित्व जो है वो पॉइंट के रूप में ही है, पार्टिकल के रूप में है। तो हम ह्यूमन बीइंग जो है, मेरा जो स्वरूप जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट में है। और इसी पॉइंट, भले इतना बड़ा शरीर लेकर के मैं घूमता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अपने आई शब्द जो यूज करते हैं हम, मैं हूँ वो बिंदी से अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ। मेरा समग्र अस्तित्व और मेरा व्यक्तित्व, ये दोनों ही बिंदी के साथ उसको लेना है। मेरे व्यक्तित्व के कुछ पहलू जो हैं, जिसको हम एक्सटर्नल पर्सनालिटी कह सकते हैं, उनको मेरे शरीर से हो सकता है लेना देना हो थोड़ा बहुत, लेकिन जहाँ तक मेरे संस्कार, मेरी स्मृति, मेरे संस्कार, मेरे स्वभाव, मेरी आदत, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे अभिगम, ये जितने भी एस्पेक्ट है पर्सनालिटी के, वो सभी को मेरी चेतना से लेना देना है। और वो चेतना जब शरीर भी छोड़ती है तो ये पूरे संस्कार लेकर के जाती हैं। तो ये जो मेन एट्रीब्यूट जो है, अभी मेन एट्रीब्यूट की पर आते हैं, तो ये है इटर्निटी ऑफ द सोल। ये जो आत्मा है वो शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो ये इटर्निटी जो है वो भी आगे हम लॉ ऑफ इटर्निटी, जब विश्व नाटक की सिद्धांत की हम जब बात करेंगे तो उस वक्त हम करेंगे। ये आत्मा का जो अस्तित्व है, वो आत्मा का अस्तित्व शरीर छोड़ने के बाद भी बना रहता है। उसके बारे में भी काफी रिसर्च हुई है, तो कुछ मैं उल्लेख करूंगा यहाँ। वो अभी तो समय नहीं हमारे पास इतना कि मैं उसकी डिटेल में चर्चा कर सकूं, लेकिन कुछ पैरासाइकोलॉजी की जो फिनोमेना हैं वो यहाँ पर मैं लिस्ट आउट कर सकता हूँ, जिन्होंने प्रूव किया है कि आत्मा शाश्वत सनातन है, शरीर छोड़ने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है और फिर वो दूसरा जन्म लेती है। तो आइए, पहला है नेचुरल रिकॉल ऑफ द पास्ट बर्थ। पास्ट बर्थ जो है उसका रिकॉल, जब अभी तो बहुत कॉमन चीज है, थाउजेंड्स ऑफ केस, एक केस की बात नहीं है, बहुत सारे। और ज़्यादातर 3 4 5 साल की उम्र जब होती है उस वक्त इस तरह से नेचुरल रिकॉल ऑफ द पास्ट बर्थ होता है, कईयों को होता है। और इन किस्सों को उन्होंने साइंटिफिकली स्टडी किया है और उसके बाद उन्होंने कहा हाँ यस, लाइफ इज कंटिन्यूअस। हाँ, एक शरीर जब छोड़ता है तो आत्मा फिर दूसरा जन्म लेती है। दूसरा है प्रोग्रेसिव हिप्नोटिक रिग्रेशन। ये टेक्निक हिप्नोटिक टेक्निक है जिसके माध्यम से आपको पिछले जन्म की स्मृति दिलाई जा सकती है। हाँ, आप कोई किसी को भी दिलाई जा सकती है। तो वो प्रोग्रेसिवली उसको हिप्नोटाइज करते हैं, फिर वो अनकॉन्शियस माइंड तक चले जाते हैं और फिर बाद में पिछले जन्मों, तो कईयों ने तो 5 5 6 6 जन्मों की स्मृति भी रिकलेक्ट की है, जिसको प्रोग्रेसिव हिप्नोटिक रिग्रेशन कहा जाता है। प्रोग्रेसिव हिप्नोटिक प्रोग्रेशन भी है, वो अभी हम चर्चा नहीं करेंगे उसकी। फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये जो फिनोमिना है ये भी आत्मा के अस्तित्व को, न सिर्फ आत्मा के अस्तित्व को प्रूव करता है, लेकिन आत्मा का जो पुनर्जन्म जो होता है, या आत्मा शरीर में से निकल करके पूरी वही शरीर में वापस आकर के जागृत होती है, तो उससे भी एक आत्मा का अस्तित्व प्रूव हो जाता है। तो आइए, अभी ये आत्मा शरीर में कहाँ पर है, ये भी एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है हम शरीर नहीं है लेकिन हम आत्मा है। दूसरा पॉइंट, हम आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। तीसरा पॉइंट, हम आत्मा शाश्वत और सनातन है। ठीक है। और चौथा पॉइंट अभी कि हम ये शरीर में कहाँ पर निवास करते हैं। तो ये शरीर इतना बड़ा शरीर है, उसमें कितनी सारी प्रणालियां काम कर रही हैं। देखो कितने सिस्टम से हमारे अंदर, कितने सारे ऑर्गन थे, कई वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी फंक्शंस आर कंटिन्यूअसली आर बीइंग कैरिड आउट, देखो हमारे शरीर में। तो फिर उसका नियंत्रण कहाँ से होता है, क्योंकि अल्टीमेटली
इस शरीर का मालिक कौन है, इस शरीर का नियंत्रण कौन करता है, तो मैं आत्मा उसका मालिक हूँ, उसमें बैठ करके उसका उपयोग भी मैं कर रही हूँ। देखो, आँख के द्वारा मैं देखती हूँ, या कान के द्वारा सुनती हूँ, या मुख के द्वारा बोलती हूँ, हाथ पाँव से मैं काम करती हूँ, लेकिन उसको चलाने वाला, इस शरीर जो है उसको चलाने वाली मैं कौन हूँ, तो वो मैं आत्मा हूँ। तो कहाँ बैठ करके, मैं तो बिंदी हूँ, ऐसा कोई लिक्विड नहीं हूँ कि मैं पूरे शरीर में फैला हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बिंदी, मेरा अस्तित्व बिंदी के रूप में है। तो मैं ज्योति बिंदु आत्मा, प्रकाश बिंदु आत्मा कहाँ बैठ करके शरीर का संचालन करती हूँ। तो आइए उसके लिए थोड़ा सा हमको मेडिकल साइंस में थोड़ा करेंगे। तो जितनी भी हमारे शरीर में प्रणालियां हैं, देखो, इसका नियंत्रण आत्मा करती हैं। जितनी भी सेंसेस हैं, 10 सेंसेस, 5 सेंसेस ऑफ एक्शन है, 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन है, इन सभी का भी नियंत्रण कौन करता है। तो ये 3 सिस्टम हमारे, एक्चुअली तो 2 ही कहेंगे, लेकिन बेसिकली 3 सिस्टम द्वारा हमारे पूरे शरीर को प्रोटेक्शन भी मिलता है और नियंत्रण भी उसका होता है। और वो सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिससे अंतर्गत फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आती है, जो हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस को नियंत्रित करती है, और उसके साथ हमारी एंडोक्राइन सिस्टम भी है। तो इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आती है। ये बेसिकली जो सिस्टम्स हमारे शरीर की हैं, वो सारे शरीर की जितनी भी दूसरी सिस्टम्स हैं, या जो हमारे दूसरे अंग उपांग हैं, और उसमें जो कुछ भी क्रियाएं चलते हैं, उसको नियंत्रित करती हैं। तो आइए, अभी ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसका अल्टीमेट नियंत्रण किसके पास है। तो वो अल्टीमेट नियंत्रण का उसका जो केंद्र केंद्र है, वो सेंटर ऑफ द ब्रेन है। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस नाम के दो ऑर्गन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और काफी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। फिर जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारी है, जिसमें सारे शरीर में कई सारी ग्लैंड्स हैं, तो उस ग्लैंड का नियंत्रण एक किंग ग्लैंड के द्वारा होता है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पार्शली कुछ कंट्रोल पिनियल ग्लैंड के पास भी है। अब देखो, ये पूरी एनाटॉमी का वंडरफुल पॉइंट देखो, कि ये 4 जो ऑर्गन की मैंने बात बताई, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, तो वास्तव में ये चारों ऑर्गन एक दूसरे से नजदीक है, 3 तो कनेक्टेड ही हैं, और पिनियल ग्लैंड जो है थोड़ा सा 1-1.5 इंच पीछे है। तो ये जो पिट्यूटरी है बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे कनेक्टेड है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी जो है, उसका भी अल्टीमेट नियंत्रण जो होता है, वो हाइपोथैलेमस से ही होता है। और हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन्स, हाँ, जो कई रिलीज जो होते हैं, वो पिट्यूटरी के माध्यम से सब जगह स्प्रेड हो। पिट्यूटरी अपने खुद के हार्मोन्स बहुत कम सिक्रेशन होता है। तो ये कहने का मतलब और कुछ नहीं है, कि ये जो 4 ऑर्गन जो है, पिनियल ग्लैंड, हमारी इमोशन से पिनियल को काफी लेना देना है। तो आप पढ़ सकते हैं, एक आर्टिकल मैंने लिखा है कि मेडिकल साइंस की दृष्टि से आत्मा का स्वरूप क्या हो सकता है, और आत्मा का शरीर में स्थान कहाँ पर है। तो उसमें सब बातें थोड़ा फंक्शंस ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इन रेफरेंस टू द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस, थोड़ा सा आप उसको पढ़ सकते हैं। ओके। तो ये जो आत्मा का, यदि आत्मा को कहीं बैठ करके संचालन करना है शरीर को, दिस इज द राइट प्लेस। मैं तो उसको ड्राइवर सीट कहूंगा, कि दिस इज द ड्राइवर सीट। तो यहाँ बैठ करके फिर आत्मा, हाँ, वो नियंत्रण करती है। तो ये जो, जब आप फ्रंट से देखेंगे ना, तो ये सेंटर ऑफ द फोरहेड जैसा आता है। यहाँ पर पिक्चर में भी बताया, सेंटर ऑफ द फोरहेड, जहाँ पर हम टिक्का करते हैं, टिक्का भी करते हैं, तिलक भी करते हैं लोग। तो एक आत्मिक स्मृति दिलाने के लिए एक कस्टम चली आई है हमारे, हाँ, भारतवर्ष के अंदर। तो ये जो आत्मा जो है, वो सुपरफिशियल नहीं है फोरहेड, लेकिन 1-1.5 इंच पीछे है, जहाँ पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पिनियल ग्लैंड है, वहाँ बैठ करके उसका संचालन करती है। आइए, तो कुछ मेडिकल साइंस की बात मैंने कर दी, वो साइंटिफिकली समझने की कोशिश करी, दिस इज द ओनली प्लेस, राइट प्लेस। अब कई लोग जो आत्मा का स्थान शरीर में जो बताते हैं, तो आत्मा का जो शरीर का, ये हृदय में बताते हैं, तो अभी तो देखो, वो तो फॉल्स, वो पुरवार हो गया, क्योंकि पूरे हार्ट को ही उठा करके बाहर टेबल पे, आर्टिफिशियल जो हार्ट लंग्स मशीन होता है, उसमें आदमी को रखा जाता है, पूरे हार्ट को निकाल देते हैं, फिर बाद में जो कुछ उसको ऑपरेट वगैरह करना है, फिर फिट कर दिया जाता है। अरे, हार्ट को ही निकाल करके आदमी को जिंदा रखा जा सकता है, तो फिर हार्ट में आत्मा का तो स्थान हो ही नहीं सकता है।
तो आत्मा का जो स्थान है शरीर के अंदर वो सेंटर ऑफ द ब्रेन में है। दूसरा एक पॉइंट के जिन्होंने भी साधना के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया है तो इसी लोकेशन पे किया है। और कुंडलिनी योग में इसका आज्ञा चक्र कहा जाता है। हमारे वहाँ एक साधना की विधि बताई है जिसको कुंडलिनी योग कहा जाता है, जिसमें चक्र को सिद्ध करना होता है। और ऐसा माना जाता है कि जब छठा चक्र सिद्ध होता है तब आत्मसात होता है। और छठा चक्र वो है आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र का लोकेशन जो है वो भी ये सेंटर ऑफ द ब्रेन में बताया गया है कि वो सेंटर ऑफ द ब्रेन में आज्ञा चक्र है। फिर बाद में परमात्मा साथ जब होता है तो सहस्त्र चक्र सिद्ध होता है, तो वो बिल्कुल ऊपर की ओर हैं। तो इस तरह से भी जो हमारे ऋषिज हैं उन्होंने भी जो सेल्फ रियलाइजेशन किया, हाँ आत्म साक्षात्कार किया, तो वो भी दो भ्रुगुटी के बीच में, इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि दो भ्रुगुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो अजब सितारा आत्मा के लिए शब्द प्रयोग किया है। तो दो भ्रुगुटी हमारी हैं उसके बीच में आत्मा चमकती है। तो इस तरह से आत्मा का शरीर में जो स्थान है वो भी क्लियर हो गया है। आइए अभी हम देखते हैं कि ये डेथ एंड बर्थ क्या है। अभी तो वैसे तो समझना कठिन नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है, सनातन है। हमारे गीता में भी उसको उसको लिखा गया है। गीता में और कुछ डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन दूसरे ही अध्याय के अंदर 2-4 श्लोक हैं जिसमें कुछ आत्मा के बारे में कहा गया है। हाँ, जैसे आत्मा शाश्वत और सनातन है, का आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा न भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मा का कभी जन्म हुआ नहीं है, मृत्यु भी होने वाली नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भूतकाल में नहीं था और अभी है और भविष्य में नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, अजर है, अमर है, अमीराशी है। और शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का नाश होता है लेकिन जब शरीर का नाश होता है आत्मा का नाश नहीं होता है। और बाद में थोड़ी और स्पष्टता कर दी कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी वहाँ पर कहा गया है कि जो जो हमारा शरीर है उसकी तुलना वस्त्र के साथ की गई है कि जिस प्रकार से शरीर के वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो आप कितनी सहजता से खुशी खुशी से उसको बदल देते हैं। तो इसी तरह से ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। और वो जब जीर्ण हो जाता है, किसी कारण काम का नहीं रहता है, तो फिर आत्मा का प्रयोजन क्या करेगा वो शरीर में रह करके। तो फिर आत्मा उसमें से निकल जाती है और फिर नया शरीर ले लेती है। तो आत्मा जब नया शरीर में प्रवेश करती है और माँ के गर्भ से बाहर आती है तो उसको जन्म शब्द प्रयोग किया गया है। और पुराना शरीर जो है वो छोड़ देती है, उसको मृत्यु शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो जन्म और मृत्यु जो है ये कोई आदि और अंत की बात नहीं है, लेकिन ये तो शरीर बदलने की है। जैसे वस्त्र बदलते हैं ऐसे शरीर रूपी वस्त्र को बदलने की एक प्रक्रिया मात्र है, वो हमें समझना चाहिए। तो थोड़ा डेथ एंड बर्थ के बारे में भी हमको समझना आई है। अभी इसको चेतना क्यों कहते हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं ये मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस में, आत्मा में, कि हम उसको चेतन शब्द कहते हैं। जड़ के संदर्भ में जड़ तत्व जो होते हैं हम उसको जड़ बोलते हैं। अब चेतन क्यों है, तो नेचुरली कुछ विशेष होना चाहिए, जड़ तत्व से कुछ विशेष होना चाहिए। तो ये जड़ इसलिए है कि ये चेतना के पास ये जो एंटिटी है जिसको हम कॉन्शियस एंटिटी बोलते हैं, उसके पास 3 विशेष शक्तियां हैं जो जड़ के पास बिल्कुल नहीं है। एक भी शक्ति, इसमें से एक भी शक्ति जड़ के पास नहीं है। देखो, हम सोच सकते हैं, सोचना माना संकल्प शक्ति जिसको हम कहेंगे, पावर टू थिंक, ये हमारी क्षमता है। ये क्षमता किसकी है, आत्मा की है। मेरे शरीर के एक भी कोश के पास, सेल के पास थिंकिंग पावर नहीं है। कोई भी इनर्ट एलिमेंट जो है, क्योंकि मेरा शरीर तो 5 तत्वों के बना हुआ है और 5 तत्वों में से कोई भी तत्व के पास सोचने की शक्ति नहीं है, संकल्प करने की शक्ति नहीं है। तो मैं संकल्प कर सकता हूँ, दूसरा मैं इच्छा कर सकता हूँ, काफी इच्छाएं हैं। जड़ तत्व की तो कोई इच्छा ही नहीं होती है।
इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हाईली फिलोसॉफिकल है। साइंस का तो सिद्धांत है लेकिन बहुत फिलोसॉफिकल है। उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया माना पदार्थ का जड़त्व का, वो इतना जड़ है, इतना जड़ है, इतना जड़ है। संकल्प करने की तो बात सोचो, कुछ इच्छा ही नहीं है उसकी। जब तक धक्के मार करके उसको खिसकोगे नहीं तो खिसकने के लिए भी तैयार नहीं है। रिलक्टेंट टू मूव शब्द प्रयोग किया जाए कि कोई भी पदार्थ होता है वेरी मच वेरी वेरी रिलक्टेंट टू मूव। यदि आप उसको खिसकाना चाहते हो तो आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी, उसको बल देना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। इसकी तुलना में मेरे पास संकल्प करने की शक्ति, आई एम एबल टू थिंक, आई एम एबल टू डिजायर। अरे इसके अलावा मेरे पास एक मनः चक्षु है। हमारे स्थूल आंखों की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल्पना शक्ति है, आई हैव पावर टू विजुअलाइजेशन। तो ये जो विजुअलाइजेशन पावर है, तो पावर टू थिंक, पावर टू विजुअलाइज, पावर टू डिजायर, ये तो बेसिक थी। पावर टू कंसीव। तो ये जो 3-4 शक्तियां जो मैंने बताई, ये शक्तियां कॉमन पावर्स कहा जाता है, कॉमन पावर्स ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस। तो ये जो सेट ऑफ कॉमन पावर्स जो है पूरा, ये ये चेतना का मन है। तो यहाँ पर माइंड की डेफिनेशन बिल्कुल प्रिसाइज हो जाती है। इतना साइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं और साइकोलॉजी पढ़ाया भी जाता है और साइकोलॉजी, लेकिन साइकोलॉजी आज तक माइंड को डिफाइन नहीं कर पाई है। आप मनोविज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है किसी भी साइकोलॉजिस्ट को जाकर, हाउ डू यू डिफाइन द माइंड। तो उसके बारे में इतनी सारी विचारधारा चलती थी। लेकिन जब से स्पिरिचुअल साइंस में संशोधन हुए हैं, तब से माइंड की डेफिनेशन बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन हम कह सकते हैं। तो व्हाट इज माइंड? तो माइंड इज, पहले तो हम कहेंगे, क्योंकि अभी तक तो उसको एक शटल एंटिटी के रूप में, उसका एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, इस तरह से उसको व्यू किया जाता था। एक समय ऐसा था तो माइंड को फिजिकल एंटिटी के रूप में भी देखा जाता था। फिर शटल एंटिटी के रूप में भी, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट शटल एंटिटी के रूप में लोगों ने देखा। लेकिन अभी बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि माइंड इज नाइदर फिजिकल नॉर शटल एंटिटी, बट इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस। एबिलिटी है, एंटिटी नहीं है। शब्द फर्क इतना है, इट इज नॉट एंटिटी बट इज एबिलिटी। Ability of the metaphysical consciousness by virtue of which we are able to think, we are able to imagine, we are able to desire, that is called mind. तो माइंड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो माइंड क्या है? इट इज वन ऑफ द फंक्शनल पावर या वन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं, जिसमें सेट ऑफ कॉमन पावर्स आ जाते हैं। आइए अभी इंटेलेक्ट, मन, बुद्धि और चित्त, ये 3 शब्द आत्मा के साथ कनेक्टेड, वेदों में भी उसका उल्लेख किया गया है मन, बुद्धि और चित्त के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग ब्रह्म कुमारी इसमें मन, बुद्धि और संस्कार शब्द प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने उसको पर्सनालिटी के रूप में लिया है। अच्छा, इंटेलेक्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमन पावर्स, अपार्ट फ्रॉम दिस कॉमन पावर्स वी possess certain लॉजिकल पावर्स ऑल्सो। बहुत सारी शक्तियां हैं चेतना के पास। तो एज पर एग्जाम्पल, आई एम एबल टू डिस्क्रिमिनेट। कोई वस्तु मैं परख सकता हूँ, मुझे व्यक्ति की भी परख मैं कर सकता हूँ। तो पावर टू डिस्क्रिमिनेशन, राइट है रॉन्ग है वो बात अलग है, लेकिन आई हैव ए पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो टू डिस्क्रिमिनेट, टू एनालाइज, देन टू इंटरप्रेट, टू जज, टू परसीव, टू कॉम्प्रिहेंड, टू टेक डिसीजन, ये सब जो शक्तियां हैं जिसको हम कॉग्निटिव पावर्स कहेंगे, लॉजिकल पावर्स कहेंगे। तो ये जो सेटअप कॉग्निटिव पावर्स जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस के हैं, वो ही इंटेलेक्ट है। तो इंटेलेक्ट की परिभाषा भी हम वेरी प्रिसाइजली जो यहाँ पर दे सकते हैं स्पिरिचुअल साइंस में, वो ये है कि a set of cognitive powers possessed by the metaphysical consciousness by virtue of which we are able to discriminate, we are able to understand, we are able to interpret, we are able to judge, we are able to take decision, that is called intellect. आइए, तीसरी जो एबिलिटी है वो सबसे महत्वपूर्ण एबिलिटी है, और इसी एबिलिटी के पर हमको सबसे ज्यादा गौर करना है। ये तीसरी एबिलिटी क्या है? कि जो भी चेतना, ये जो मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस है, उसके पास शरीर भी है। शरीर में जब एंटर होती है तो फिर उसके पास शरीर भी है। तो शरीर
कि जितने भी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से, आंख द्वारा, कान द्वारा, हाथ पाद, मुख द्वारा जो भी एक्टिविटी करती हैं, एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस थ्रू द बॉडी, थ्रू द सेंसेस ऑफ द बॉडी एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट ऑल्सो। माइंड एंड इंटेलेक्ट ये भी उसकी एबिलिटी है, तो उस एबिलिटी के माध्यम से कुछ भी एक्टिव, संकल्प किया, निर्णय किया, कुछ भी किया, ठीक है, भले कर्म नहीं किया उसने, लेकिन संकल्प करना वो भी आत्मा की एक्टिविटी है। कुछ डिसीजन लेना वो भी आत्मा की एक्टिविटी है। तो जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं हम, माना आत्मा करती है, उसका रिजोल्यूशन चेतना के ऊपर ही हो जाता है, प्रक्षेपण, और उसका रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो जो कुछ भी देखा उसका रिकॉर्ड आपकी चेतना के ऊपर जरूर होता है। मतलब जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक टेप, अभी आजकल तो टेप नहीं है, लेकिन हमारी जो हार्ड डिस्क कहते हैं, ड्राइव कहते हैं, तो उसमें जैसे रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो इसी तरह से हमारी चेतना के ऊपर इतनी छोटी सी बिंदी है, लेकिन कितना सारा रिकॉर्डिंग है, जन्मों का रिकॉर्डिंग इस चेतना के ऊपर है। तो जो कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं उसका रिजोल्यूशन चेतना के ऊपर होता है, और वो रिजोल्यूशन रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड तैयार होता है, वो रिकॉर्ड ही आपका व्यक्तित्व है। यदि ये रिकॉर्ड पॉजिटिव है तो आपका व्यक्तित्व पॉजिटिव, नेगेटिव यदि हो जाता है तो आपका व्यक्तित्व के जो एस्पेक्ट हैं, पहलू जो हैं, मैंने बताया बहुत सारे लंबे पहलू बताए, वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो आइए, ये जो माइंड इंटेलेक्ट की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी दे दी है आपको। तो हमारी दो टाइप की पर्सनालिटी हो जाती हैं। एक होती है हमारी इनेट पर्सनालिटी, द ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक, हर चीज की जैसे कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये 7 बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दीज आर कॉल्ड द इनेट पर्सनालिटी, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस। और फिर वो जब पार्ट बजाने के लिए आती हैं यहाँ पर, ऊपर से नीचे पार्ट बजाने के लिए आती हैं, तो फिर वो पार्ट बजाना, तो फिर रिजोल्यूशन स्टार्ट होता है। पहले उसका जो स्लेट बोलो या पेपर जो है वो ब्लैंक होता है। पहले आत्मा ऊपर से नीचे पार्ट बजाने के लिए आती है, फिर वो जन्मों का पार्ट बजाती है, कई जन्मों का पार्ट बजाती है। तो उस वक्त तो उसकी स्लेट ब्लैंक है, तो उस वक्त कौन सी क्वालिटीज मैनिफेस्ट करी, उसका मैनिफेस्टेशन कौन सी क्वालिटीज का होगा, तो ये 7 जो है वो इनेट पर्सनालिटी है। उसमें सबसे पहली तो है पवित्रता, प्योरिटी है, फिर पीस, शांति, आनंद और सुख, फिर प्रेम है, शक्ति है, ज्ञान है। तो ये उसका ओरिजिनल, दीज आर द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स और ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स ऑफ द मेटाफिजिकल कॉन्शियसनेस। इसलिए दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द इनेट पर्सनालिटी, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। और दूसरा, जैसे पार्ट शुरू कर दिया, एक्टिविटी शुरू कर दी नीचे आने के बाद, तो फिर बाद में जो रिजोल्यूशन होता है और जो रिकॉर्ड तैयार होता है, उसके आधार पर जो उसकी जो पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसको कहते हैं एक्वायर्ड पर्सनालिटी। हाँ, ये तो उपलब्ध किया हुआ है, इसलिए उपलब्ध व्यक्तित्व उसको हम कहते हैं। और उसका आधार क्या है, उसके एस्पेक्ट क्या है, तो ये है मेमोरी, रिजॉल्व जिसको हम स्मृति, संस्कार, स्वभाव, आदत, अभिगम, वृत्ति, दृष्टि, अनुभव, कोई सीख करके हम स्किल डेवलप करते हैं, टैलेंट डेवलप करते हैं, डिग्रियां लेते हैं। हाँ? तो ये सब चीज जो है वो हम एक्वायर करते हैं, एंड दैट बिकम्स दी पार्ट ऑफ अवर एक्वायर्ड पर्सनालिटी। तो इस तरह से 2 प्रकार की पर्सनालिटी है, इनेट पर्सनालिटी एंड एक्वायर्ड पर्सनालिटी। अभी देखो, ये जो आज का जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो कई जन्म हम ले चुके हैं, बहुत सारे जन्म हम ले चुके हैं। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द प्रेजेंट पर्सनालिटी? तो ये प्रेजेंट पर्सनालिटी का स्टेटस है, मनोविज्ञान भी कहता है, देखो, तो मनोविज्ञान भी कहता है कि 80% ऑफ द एक्वायर्ड पर्सनालिटी वो नेगेटिव हमारी हो चुकी है, 80%, क्योंकि काफ़ी हमने नेगेटिव एक्टिविटीज़ की है। इन बॉडी कॉन्शियसनेस में जब हम आए, आत्मा की विस्मृति हो गई, विषय विकारों के प्रभाव में आए, और विषय विकारों के प्रभाव में इतनी नेगेटिव एक्टिविटी हमने की है कि हमारी एक्वायर्ड पर्सनालिटी नेगेटिव हो गई। और इसी विषय विकारों के प्रभाव में हमारी जो इनेट पर्सनालिटी थी वो मर्ज हो गई। अभी उसका नेचुरल मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से
सो लॉन्ग वी वर सोल कॉन्शियस, तब तक इनेट पर्सनालिटी इमर्ज रूप में थी, लेकिन वो अभी मर्ज हो गई बिकॉज ऑफ द बॉडी कॉन्शियसनेस। कई जन्मों से हम बॉडी कॉन्शियस हैं, और नेगेटिव पर्सनालिटी जो है, रादर एक्वायर्ड पर्सनालिटी है, वो हमारी नेगेटिव हो चुकी है। इसलिए राजयोग मेडिटेशन और स्पिरिचुअल परसेप्शन, जैसे मैंने कहा, कॉल ऑफ द टाइम है, नीड ऑफ द डे है, तो ये इसी तरह से ये पर्सनालिटी हम चेंज कर सकते हैं राजयोग मेडिटेशन से। जो देवत्व हमारे में था वो पुनः हम अपने जीवन में ला सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। कल अगले सत्र में हम आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।